नई दिल्ली की उस तंग और बदबूदार गली में जहां सूरज की रोशनी भी आने से कतराती थी, मीरा अपनी टूटी हुई चारपाई पर बैठी अर्जुन के माथे पर ठंडी पट्टी रख रही थी। अर्जुन पिछले 3 दिनों से तेज बुखार में तप रहा था और अपनी बेहोशी की हालत में वह कुछ अजीब से नाम और संख्याओं को बड़बड़ा रहा था। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन है और किस दुनिया से यहां आया है, लेकिन उसकी शिष्टता उसे भीड़ से अलग बनाती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल सत्ता की ऊंचाइयों पर बैठने वालों के पास होती है। 6 महीने पहले मीरा को यह शख्स यमुना के किनारे अधमरी हालत में मिला था, जिसके शरीर पर गोलियों के निशान और गहरे जख्म थे। उसने अपनी सीमित आय के बावजूद उसका इलाज करवाया और उसे अपने घर में पनाह दी। हालांकि वह अपना नाम तक भूल चुका था। बस्ती के लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह अक्सर घंटों तक खामोश बैठकर आसमान की ओर ताकता रहता था, जैसे किसी खोए हुए साम्राज्य की तलाश कर रहा हो। मीरा के पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और वे लोग कर्ज के भारी बोझ तले दबे हुए थे, जो पिछले साल लिया गया था। बस्ती का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था, क्योंकि स्थानीय बाहुबली लाला के गुंडे आए दिन गरीब लोगों को प्रताड़ित करने के लिए वहां पहुंच जाते थे। मीरा का परिवार भी उनके निशाने पर था, क्योंकि उसके पिता अस्पताल के खर्चों के कारण समय पर किश्तें नहीं चुका पा रहे थे। अर्जुन शांत स्वभाव का था, लेकिन जब भी वह उन गुंडों को देखता, उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और नफरत भर जाती थी। उसे खुद समझ नहीं आता था कि उसे इन अपराधियों से इतनी चिढ़ क्यों है, जैसे उसके अवचेतन मन में न्याय करने की कोई पुरानी आदत दबी हुई हो। आज का दिन कुछ ज्यादा ही भारी था, क्योंकि लाला ने अपने सबसे खूंखार आदमी शेरा को मीरा के घर वसूली के लिए भेजा था। शेरा अपने साथ 4 और हथियारबंद बदमाशों को लेकर आया था, जिन्होंने आते ही मीरा के पिता की दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बस्ती के लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए, क्योंकि कोई भी इन अपराधियों से लोहा लेने की हिम्मत नहीं रखता था। मीरा बाहर दौड़कर आई और उसने उन लोगों से विनती की कि वे उसके बीमार पिता को छोड़ दें, लेकिन शेरा केवल क्रूरता से हंसने लगा। शेरा ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की और चिल्लाकर कहा कि अगर पैसा नहीं है तो उसे अपने साथ चलना होगा। मीरा के पिता ने विरोध किया तो शेरा ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और उनके सीने पर अपना भारी जूता रख दिया। अर्जुन, जो अब तक घर के अंदर शांत बैठा था, अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसकी चाल में एक अद्भुत गरिमा दिखाई दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा, जहां धूल और दहशत का माहौल व्याप्त था। उसकी नजरें सीधे शेरा की आंखों में गड़ी हुई थीं। अर्जुन की खामोशी में एक ऐसा तूफान छिपा था जिसे शेरा और उसके आदमी पहचान नहीं पाए, और उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शेरा ने चिल्लाकर कहा कि इस भिखारी को यहां से भगाओ, वरना आज इसकी लाश भी यहीं गिरेगी। लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं हुआ। उसके दिमाग में अचानक कुछ धुंधली छवियां कौंधने लगीं, जिसमें काले सूट पहने सुरक्षा गार्ड और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। उसने महसूस किया कि उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि वे किसी को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार और स्थिर थे। जब शेरा ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और अर्जुन की ओर बढ़ा, तो अर्जुन ने पलक झपकते ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। हड्डी टूटने की आवाज पूरे इलाके में गूंज गई और शेरा दर्द के मारे जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, जिसे देखकर बाकी गुंडे हैरान रह गए। अर्जुन ने बिना कोई शब्द बोले दूसरे गुंडे के चेहरे पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसकी चाल इतनी तेज और सटीक थी कि लग ही नहीं रहा था कि वह कोई साधारण इंसान है जो याददाश्त खो चुका है। बाकी बचे तीनों गुंडे डंडे लेकर अर्जुन पर टूट पड़े, लेकिन उसने बड़ी फुर्ती से उनके वार बचाए और उन्हें एक एक करके धूल चटा दी। मीरा और उसके पिता फटी आंखों से यह सब देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह शांत आदमी इतना खतरनाक हो सकता है। अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था,
वह एक मशीन की तरह काम कर रहा था, जिसकी प्रोग्रामिंग केवल दुश्मन को तबाह करने के लिए की गई हो। जब सभी गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे, अर्जुन ने शेरा का कॉलर पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। उसने शेरा की आंखों में देखते हुए बहुत ही धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा कि दोबारा इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना, वरना अंजाम बुरा होगा। शेरा, जो खुद को इस इलाके का राजा समझता था, आज पहली बार मौत को अपने इतने करीब देख रहा था और उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने साथियों को उठाया और वहां से दुम दबाकर भाग गया, जबकि पूरी बस्ती में सन्नाटा छा गया था। अर्जुन वहीं खड़ा रहा और उसकी सांसें अब भी सामान्य थीं, जैसे उसके लिए यह सब बहुत ही मामूली काम हो। मीरा धीरे से अर्जुन के पास आई और उसने उसका हाथ छुआ, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अर्जुन का शरीर पत्थर की तरह सख्त और ठंडा था। अर्जुन ने मीरा की ओर देखा और उसकी आंखों में फिर से वही खालीपन लौट आया जो पिछले 6 महीनों से उसकी पहचान बना हुआ था। उसने अपना हाथ छुड़ाया और वापस घर के अंदर चला गया, जहां उसने फिर से वही पुरानी फटी हुई चादर ओढ़ ली। मीरा समझ गई थी कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा और काला राज छुपा हुआ है। उस रात मीरा को नींद नहीं आई क्योंकि उसे डर था कि लाला इस अपमान का बदला लेने के लिए बड़ी फौज के साथ वापस जरूर आएगा। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां अर्जुन चांद की रोशनी में बैठा हुआ था और अपनी हथेलियों को गौर से देख रहा था, जैसे वे उसे कुछ बता रही हों। उसके दिमाग में फिर से वही शब्द गूंज रहे थे, राठौर, ग्रुप, टेंडर, विश्वासघात और फिर एक भयानक धमाका जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वह अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि सिर में होने वाला दर्द अब असहनीय होता जा रहा था। अगली सुबह बस्ती में खबर फैल गई कि एक गुमनाम योद्धा ने लाला के गुंडों को बुरी तरह पीटा है और लोग दबी जुबान में अर्जुन की तारीफ करने लगे। हालांकि मीरा के पिता बहुत चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि लाला एक ऐसा बिच्छू है जो डंक मारे बिना कभी शांत नहीं बैठता। उन्होंने मीरा से कहा कि उन्हें अर्जुन को कहीं दूर भेज देना चाहिए ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन मीरा ने साफ इनकार कर दिया। उसे यकीन था कि अर्जुन ही उनकी रक्षा कर सकता है और वह उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। दोपहर होते होते लाला के दफ्तर से एक संदेश आया कि वह खुद मीरा के घर आ रहा है ताकि उस अजनबी से मिल सके जिसने उसके आदमियों को मारा है। यह खबर सुनते ही पूरी बस्ती में हड़कंप मच गया और लोग अपनी दुकानें बंद करके घरों में छिप गए, क्योंकि लाला का आना मौत के आने जैसा था। मीरा ने अर्जुन को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन उसने केवल एक हल्की मुस्कान दी और अपनी जगह पर बैठा रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पल का बरसों से इंतजार कर रहा था, भले ही उसे कारण पता न हो। लाला अपनी काली एसयूवी में बैठकर आया और उसके पीछे 10 मोटरसाइकिलों पर सवार 20 से ज्यादा हथियारबंद बदमाश थे, जो हवा में गोलियां चला रहे थे। उसने गाड़ी से उतरकर अपना चश्मा हटाया और उस छोटी सी झोपड़ी की तरफ देखा, जहां अर्जुन शांत भाव से बैठा हुआ था। लाला के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, क्योंकि उसे लगा कि एक निहत्थे आदमी को मारना उसके लिए बहुत ही आसान काम होगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि वे घर को चारों तरफ से घेर लें और किसी को बाहर न जाने दें। लाला ने घर के अंदर कदम रखा और अर्जुन के सामने रखी हुई एकमात्र कुर्सी पर बैठ गया, जबकि उसके पीछे शेरा पट्टियां बांधे खड़ा था। उसने अर्जुन से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साम्राज्य में दखल देने की? लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन केवल लाला के गले में पड़ी सोने की चेन और उसकी महंगी घड़ी को देख रहा था, जो उसे किसी पुरानी याद की तरफ ले जा रही थी। उसे याद आया कि उसके पास भी ऐसी ही कई घड़ियां थीं, जो अब किसी अंधेरे कोने में खो गई थीं। गुस्से में आकर लाला ने मेज पर हाथ पटका और चिल्लाया कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं इस लड़की और इसके बाप को अभी खत्म कर दूंगा। मीरा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन तभी अर्जुन की आवाज गूंजी, जो इतनी साफ और आधिकारिक थी
कि लाला भी एक पल के लिए सहम गया। अर्जुन ने कहा कि तुम जैसे छोटे लोग बड़े सपने नहीं देखते, केवल दूसरों का खून चूसते हैं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। लाला को समझ नहीं आया कि एक भिखारी उसे छोटा आदमी कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है, और उसने अपनी बंदूक निकाल ली। बंदूक की नली अर्जुन के माथे पर थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में अब एक क्रूर चमक आ गई थी। उसने बहुत ही शांत स्वर में लाला से कहा कि अगर तुम यह ट्रिगर दबाते हो तो तुम्हारी पूरी सल्तनत आज ही राख में मिल जाएगी। लाला को लगा कि यह आदमी पागल हो गया है, लेकिन तभी अर्जुन ने एक ऐसी बात कही जिसने लाला के पैरों तले जमीन खिसका दी। अर्जुन ने एक कोड वर्ड बोला जो केवल दिल्ली के सबसे शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड और बिजनेस सर्कल के लोग ही जानते थे। लाला का हाथ कांपने लगा और उसने धीरे से अपनी बंदूक नीचे कर ली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सामने बैठा आदमी कोई साधारण भिखारी नहीं है। उसने पूछा कि तुम्हें इस कोड के बारे में कैसे पता, और तुम असल में कौन हो? लेकिन अर्जुन का सिर फिर से जोर से चकराने लगा। उसे अपनी पहचान के करीब पहुंचने का आभास तो हो रहा था, लेकिन पूरी सच्चाई अभी भी कोहरे के पीछे छुपी हुई थी। लाला ने अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। लाला वहां से बिना कुछ किए चला गया, लेकिन उसने अपने सबसे वफादार जासूस को आदेश दिया कि इस आदमी की पूरी कुंडली निकाली जाए कि यह कहां से आया है। मीरा को बहुत राहत मिली, लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि अर्जुन फिर से अपनी उसी खामोश दुनिया में वापस चला गया है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह अब भी वही गरीब अर्जुन था, लेकिन उसके भीतर का वह शक्तिशाली व्यक्तित्व बार बार बाहर आने की कोशिश कर रहा था। आने वाला समय दिल्ली की गलियों में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा था, जो सबको हिला देगा। उस रात दिल्ली के एक आलीशान बंगले में एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा था, और उसके चेहरे पर अर्जुन की खबर सुनकर पसीना आने लगा था। उसे लगा था कि आर्यन राठौर 6 महीने पहले ही मर चुका है और उसका पूरा साम्राज्य अब उसके कब्जे में है, लेकिन इस खबर ने उसकी नींद उड़ा दी। उसने अपने शार्प शूटरों को तैयार रहने का आदेश दिया और कहा कि अगर वह जिंदा है तो उसे इस बार हमेशा के लिए दफन करना होगा। षड्यंत्र के जाल फिर से बिछने लगे थे और इस बार लड़ाई और भी ज्यादा खूनी होने वाली थी। मीरा ने अर्जुन के लिए खाना बनाया और उसे खिलाते हुए पूछा कि क्या उसे कुछ याद आया है, लेकिन अर्जुन ने केवल सिर हिलाकर मना कर दिया। हालांकि उसके अंदर एक बेचैनी थी जो उसे शांत नहीं रहने दे रही थी। उसे लग रहा था कि उसका असली परिवार कहीं उसका इंतजार कर रहा है। वह नहीं जानता था कि वह दिल्ली का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है, जिसकी एक उंगली के इशारे पर शेयर बाजार ऊपर नीचे होता था। उसकी असली ताकत अभी सोई हुई थी, लेकिन वह जल्द ही जागने वाली थी और दुश्मनों का काल बनने वाली थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, अर्जुन की आंखों में पुरानी यादों के झोंके और भी तेज होने लगे और उसे अपनी कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ खुद का चेहरा याद आया। उसे वह एक्सीडेंट याद आया जो असल में एक सुनियोजित हत्या की कोशिश थी और जिसमें उसके वफादार ड्राइवर की जान चली गई थी। उसने अपनी मुट्ठी जोर से बंद की और उसके नाखूनों ने उसकी हथेली में छेद कर दिए, जिससे खून निकलने लगा, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। अब उसे एहसास हो रहा था कि वह यहां केवल एक शरणार्थी नहीं है, बल्कि वह एक विजेता है जो वापस लौटेगा। अगली सुबह दिल्ली की सूरज की पहली किरणें जब बस्ती की कच्ची छतों पर पड़ीं, तो हवा में धूल और धुएं का एक भारी गुबार तैर रहा था। मीरा रसोई के छोटे से कोने में चाय बना रही थी, लेकिन उसके मन में लाला की दी हुई धमकी किसी जहरीले सांप की तरह रेंग रही थी। उसने मुड़कर देखा, जहां अर्जुन एक टूटी हुई खिड़की के पास खड़ा बाहर की हलचल को गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जो किसी आम मजदूर या बेघर व्यक्ति की आंखों में कभी नहीं देखी जा सकती थी। मीरा का छोटा भाई राहुल बाहर गली में एक पुरानी टायर के साथ खेल रहा था। उसकी हंसी इस नरक जैसी जगह में सुकून का एकमात्र स्रोत थी।
अचानक बस्ती के मोड़ पर एक पुरानी और भारी ट्रक बहुत तेज गति से अंदर दाखिल हुई, जिससे चारों तरफ चीख पुकार मच गई। ट्रक का चालक शायद नियंत्रण खो चुका था और वह सीधे उस तरफ बढ़ रहा था जहां राहुल बेखबर होकर अपनी दुनिया में खोया हुआ था। मीरा ने चिल्लाकर उसे पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन राहुल डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया, इससे पहले कि ट्रक राहुल को कुचल पाती। अर्जुन ने एक ऐसी फुर्ती दिखाई जो किसी पेशेवर एथलीट के लिए भी असंभव लगती थी। उसने एक ही छलांग में राहुल को अपनी बाहों में लिया और सड़क के दूसरी तरफ लुढ़क गया, जिससे दोनों सुरक्षित बच गए। ट्रक एक बिजली के खंभे से टकराकर रुक गई, लेकिन पूरी बस्ती के लोग सन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को कभी इतनी तेजी से हरकत करते नहीं देखा था। मीरा दौड़कर उनके पास आई और अपने भाई को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू और हैरानी दोनों साफ झलक रहे थे। जैसे ही अर्जुन जमीन से उठा, उसके सिर में एक बहुत तेज दर्द उठा और उसे ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसके मस्तिष्क में चुभ रही हों। उसकी आंखों के सामने अचानक कांच की ऊंची दीवारें, चमचमाती नीली कारें और महंगे इतालवी सूट पहने लोगों की धुंधली तस्वीरें नाचने लगीं। उसे एक विशाल मेज याद आई जिस पर करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट रखे थे और लोग उसके एक हस्ताक्षर के लिए घंटों तक गलियारे में इंतजार करते थे। उस पल के लिए उसका नाम अर्जुन नहीं, बल्कि कुछ और था जो बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली लग रहा था। अर्जुन का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया और वह दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गया, जबकि उसके कान में गोलियों के चलने और टायरों के घिसटने की आवाजें गूंज रही थीं। उसे याद आया कि एक रात वह अपनी लिमोजिन कार में बैठा था और अचानक एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी। वह एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद उसे रास्ते से हटाना था ताकि कोई और उसकी जगह ले सके। उसके दिमाग में एक चेहरा उभरा, विक्रम खन्ना, उसका सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर। मीरा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन अर्जुन की आंखों में इस समय एक ऐसी ठंडी चमक थी जिसे देखकर मीरा सहम गई। उसने महसूस किया कि अर्जुन का हाथ बहुत स्थिर था और उसकी उंगलियां किसी ऐसी चीज की तलाश कर रही थीं जिसे वह पहले कभी इस्तेमाल करता था। वह शायद अपनी पिस्तौल या अपना वह फोन ढूंढ रहा था जिससे वह एक झटके में पूरी दुनिया के बाजारों को हिला सकता था। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हुईं, लेकिन उसकी आंखों का वह खालीपन अब खत्म हो चुका था। शाम को जब अंधेरा गहराने लगा तो लाला के दो आदमी फिर से वसूली के लिए आए, लेकिन इस बार उनके हाथों में लंबे डंडे और लोहे की रॉड थी। उन्होंने मीरा के पिता को धक्का देकर किनारे कर दिया और घर का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे मीरा और उसकी मां रोने लगी। अर्जुन घर के कोने में चुपचाप बैठा यह सब देख रहा था, लेकिन उसके अंदर का लावा अब उबलने लगा था। उसे यह अपमान और यह गंदगी अब सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका असली वजूद बहुत ही राजसी था। एक गुंडे ने मीरा का दुपट्टा पकड़ने की कोशिश की। तभी अर्जुन ने बिजली की गति से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। दूसरा गुंडा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे एक जबरदस्त लात मारी जिससे वह सीधे बाहर की नाली में जा गिरा। अर्जुन के चेहरे पर अब कोई दया नहीं थी, बल्कि एक ऐसी क्रूरता थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने दुनिया को अपने पैरों तले रौंदा हो। उसने बहुत ही शांत स्वर में उन्हें वहां से भाग जाने को कहा। दोनों गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भागे और वे समझ गए थे कि यह आदमी कोई मामूली पागल नहीं है, बल्कि कोई बहुत खतरनाक योद्धा है। मीरा ने अर्जुन की तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि उसका अर्जुन अब बदल चुका है। वह मासूम इंसान नहीं रहा जिसे उसने नदी किनारे पाया था। अर्जुन ने घर में पड़ी एक पुरानी अखबार की कतरन उठाई और उस पर लिखी बिजनेस की खबरों को
ऐसे पढ़ने लगा जैसे वह उन्हें पूरी तरह समझ रहा हो। उसकी उंगलियां राठौर ग्रुप के नाम पर जाकर रुक गईं और वह कांपने लगा। उसी समय न्यू दिल्ली के दिल में स्थित एक गगनचुंबी इमारत के आखिरी फ्लोर पर विक्रम खन्ना अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसने अपने वफादार सचिव से पूछा कि क्या आर्यन राठौर का कोई सुराग मिला, क्योंकि उसे अब भी डर था कि आर्यन कहीं न कहीं जीवित हो सकता है। सचिव ने उसे आश्वासन दिया कि उस भीषण दुर्घटना के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है और अब पूरा साम्राज्य विक्रम का है। विक्रम ने अपनी वाइन का गिलास उठाया और खिड़की से बाहर चमकती दिल्ली को देखते हुए एक कुटिल मुस्कान बिखेरी। बस्ती में अर्जुन अब भी उस अखबार को देख रहा था और उसे याद आने लगा कि कैसे उसने शून्य से शुरू करके राठौर ग्रुप को देश का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस बनाया था। उसे वह रात याद आई जब विक्रम ने उसे डिनर के लिए बुलाया था और उसके बाद ही वह ग्रुप को हमला हुआ था जिसने उसे सब कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया। उसे अब अपनी पहचान याद आ रही थी। वह आर्यन राठौर था, वह आदमी जिसकी परछाई से भी लोग डरते थे। उसकी रगों में अब खून नहीं बल्कि प्रतिशोध की अग्नि दौड़ रही थी। रात के सन्नाटे में अर्जुन ने फैसला किया कि वह अब और चुप नहीं रहेगा और वह उन सभी लोगों को सजा देगा जिन्होंने उसे और मीरा के परिवार को दुख पहुंचाया है। उसने खिड़की से बाहर देखा जहां लाला के आदमी छिपे हुए थे और उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे, लेकिन वह उनसे डरने वाला नहीं था। उसने मीरा के पिता की टूटी हुई मेज पर एक कागज और पेन उठाया और कुछ गुप्त कोड लिखने लगा जो उसके स्विस बैंक खातों से जुड़े थे। उसे पता था कि उसकी संपत्ति का एक हिस्सा अब भी उसके व्यक्तिगत नियंत्रण में सुरक्षित है। अगली सुबह अर्जुन ने मीरा से कहा कि उसे कुछ घंटों के लिए बाहर जाना है और वह जल्द ही वापस आएगा। लेकिन मीरा को उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दिया। उसने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में जो अधिकार और शक्ति थी, उसके सामने मीरा कुछ नहीं बोल पाई। अर्जुन ने अपने पुराने फटे कपड़ों के ऊपर एक चादर ओढ़ी और बस्ती की गलियों से बाहर निकलकर शहर के मुख्य व्यापारिक केंद्र की ओर चल पड़ा। उसके चलने के अंदाज में अब एक राजा की गरिमा और शेर की चाल थी, जैसे जैसे वह शहर के पौश इलाकों की ओर बढ़ रहा था। लोग उसे एक भिखारी समझकर इग्नोर कर रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके बीच से दिल्ली का असली मालिक गुजर रहा है। उसने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से एक नंबर डायल किया जो केवल उसके सबसे वफादार अंगरक्षक खन्ना साहब के पास होता था। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन उठा, आर्यन ने केवल अपना पुराना कोड टाइगर 1 बोला और दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। खन्ना साहब को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका मालिक 6 महीने बाद वापस आ गया है। खन्ना साहब ने कांपती आवाज में पूछा कि सर आप कहां हैं, और आर्यन ने उन्हें एक गुप्त स्थान पर मिलने का आदेश दिया ताकि वे आगे की रणनीति बना सके। उसे पता था कि विक्रम ने हर जगह अपने जासूस तैनात कर रखे होंगे और उसे बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे ताकि उसकी वापसी का राज अभी न खुले। वह वापस बस्ती की ओर मुड़ा क्योंकि उसे मीरा और उसके परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था जो अब खतरे में पड़ने वाले थे। उसे लग रहा था कि लाला अब कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। जब वह बस्ती वापस पहुंचा तो उसने देखा कि लाला की पूरी सेना मीरा के घर को घेरे हुए थी और वे लोग मीरा के पिता को घसीटकर बाहर ला रहे थे। लाला चिल्ला रहा था कि अगर वह अजनबी सामने नहीं आया तो वह इस पूरी बस्ती को आग लगा देगा, क्योंकि उसका सम्मान मिट्टी में मिल गया है। आर्यन ने अपनी चादर हटा दी और भीड़ को चीरते हुए लाला के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में मौत का नंगा नाच दिखाई दे रहा था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है। लाला ने अपने आदमियों को हमला करने का इशारा किया, लेकिन आर्यन ने पहले ही वार में एक आदमी की गर्दन मरोड़ दी और दूसरे की बंदूक छीनकर उसके पैर में गोली मार दी। उसकी सटीकता और उसकी शक्ति देखकर वहां मौजूद हर इंसान का दिल दहल गया, क्योंकि यह कोई सामान्य हाथापाई नहीं थी।
बल्कि एक पेशेवर नरसंहार था। उसने लाला के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून और दांत बाहर निकल आए। आर्यन ने उसके सीने पर पैर रखकर उसे अपनी असली औकात याद दिलाई। बस्ती के लोग हैरान थे कि जो इंसान कल तक चुपचाप कोठरी में पड़ा रहता था, वह आज एक दानव की तरह लड़ रहा है और बड़े बड़े गुंडों को तिनके की तरह बिखेर रहा है। मीरा ने देखा कि आर्यन के चेहरे पर अब कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक ठंडा सुकून था जो किसी मिशन को पूरा करने के बाद आता है। उसने लाला से कहा कि आज से यह बस्ती और यहां के लोग मेरे संरक्षण में हैं, और अगर कोई यहां दिखा तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। लाला अपनी जान बचाकर नंगे पैर वहां से भाग निकला। आर्यन ने मीरा के पिता का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और उनके जख्मों को साफ किया, लेकिन उसकी आंखों में अब वह पुरानी कोमलता नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी का भाव था। उसने मीरा से कहा कि उसे अपनी पैकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि वे अब इस नरक में और नहीं रहेंगे और वह उन्हें एक सुरक्षित महल में ले जाएगा। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि वह किस महल की बात कर रहा है, लेकिन उसे अर्जुन की बातों पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने उसकी आंखों में कभी झूठ नहीं देखा था। उस रात आर्यन ने बस्ती के अंधेरे में बैठकर अपनी अगली चाल के बारे में सोचा और उसने महसूस किया कि उसकी याददाश्त अब लगभग पूरी तरह वापस आ चुकी है। उसे अपने बचपन से लेकर अपने कॉलेज के दिनों तक और फिर उस साम्राज्य के निर्माण तक की हर छोटी बात याद थी, जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था। उसे वह धोखा भी याद था जो विक्रम ने उसे दिया था, और वह जानता था कि प्रतिशोध का स्वाद ठंडा ही अच्छा होता है। वह अब आर्यन राठौर बनकर वापस लौटने के लिए तैयार था। जैसे ही चांद बादलों के पीछे छुपा, आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसने खुद से वादा किया कि वह उन सभी लोगों को खत्म कर देगा जिन्होंने उसे धोखा दिया है। वह अब केवल एक सीईओ नहीं था, बल्कि वह एक शिकारी था जो अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ा था, और दिल्ली की गलियां जल्द ही उसके नाम से गूंजने वाली थीं। मीरा ने दूर से उसे देखा और उसे एहसास हुआ कि उसने जिस आदमी को बचाया था वह अब पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। आर्यन ने अपना पुराना वॉलेट, जो मीरा ने संभाल कर रखा था, उसे खोला और उसमें छुपी हुई एक छोटी सी चिप निकाली जो उसके सारे डेटा का बैकअप थी। उसने उसे अपने पास सुरक्षित रखा और मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि अब खेल शुरू होने वाला है और इस बार वह कोई गलती नहीं करेगा। दिल्ली की सुबह अब एक नई कहानी लिखने वाली थी, जिसमें न्याय और विनाश का एक साथ संगम होने वाला था। उसका सफर अब बस्ती से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाला था। बस्ती की फिजाओं में आज एक अजीब सा भारीपन और सन्नाटा था, जैसे किसी बड़े तूफान के आने की आहट हो। सूरज की तपिश झोपड़ियों की छतों को जला रही थी, लेकिन मीरा के दिल में डर की ठंडक समाई हुई थी, क्योंकि लाला की काली गाड़ियां गली के मुहाने पर खड़ी हो गई थीं। लाला अपनी पूरी ताकत और हथियारों के साथ आया था ताकि अपनी खोई हुई इज्जत को फिर से बहाल कर सके। लोग अपने घरों के अंदर छिप गए थे और केवल खिड़कियों की दरारों से इस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। मीरा ने अपने बीमार पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और उन्हें झोपड़ी के सबसे अंधेरे कोने में ले गई, जहां अर्जुन शांत बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान हो सकता है। लाला के गुंडों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था और वे गालियां देते हुए घरों के दरवाजे पीट रहे थे। अर्जुन की चुप्पी मीरा को और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या सोच रहा है। लाला अपनी गाड़ी से शान से उतरा और उसने अपनी रेशमी रुमाल से अपने जूते साफ किए, जो बस्ती की धूल से गंदे हो गए थे। उसके पीछे 6 पेशेवर सुरक्षा गार्ड थे, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, जो यह दर्शा रहे थे कि वह इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। उसने सीधे मीरा के घर की ओर इशारा किया और अपने आदमियों को आदेश दिया कि उस अजनबी को घसीटकर बाहर लाया जाए। लाला के चेहरे पर एक ऐसी कुटिल मुस्कान थी
जो केवल उन लोगों के पास होती है जो विनाश का आनंद लेते हैं। गुंडों ने मीरा के घर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसकर तोड़-फोड़ शुरू कर दी, जिससे मीरा की मां जोर जोर से रोने लगी। लाला ने अंदर कदम रखा और अर्जुन को जमीन पर बैठा देख जोर से हंसा, जैसे उसे अपनी जीत का पूरा यकीन हो। उसने मीरा के पिता का गला पकड़ा और उन्हें दीवार से सटा दिया। धमकी दी कि अगर आज सारा कर्ज ब्याज समेत नहीं चुकाया गया तो वह मीरा को अपने साथ ले जाएगा। मीरा के पिता की आंखों में लाचारी और दर्द का समंदर उमड़ पड़ा, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। अर्जुन अब भी अपनी जगह पर स्थिर बैठा था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, जहां यादें और वर्तमान आपस में टकरा रहे थे। उसके सिर में होने वाला दर्द अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके मस्तिष्क को हथौड़े से मार रहा हो। उसे उन ऊंची इमारतों की खिड़कियों से दिखने वाला दिल्ली का नजारा याद आ रहा था, जहां वह बैठकर बड़े फैसले लेता था। उसके कानों में करोड़ों के व्यापारिक सौदों की आवाजें गूंज रही थीं, जो उसे वास्तविकता की ओर खींच रही थीं। लाला ने अपना आपा खो दिया और उसने अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से अर्जुन के सिर पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उस चोट ने जैसे किसी पुराने बांध के दरवाजे खोल दिए हों और अर्जुन की यादों का सैलाब उसके दिमाग में भर गया। उसने देखा कि कैसे विक्रम खन्ना ने उसकी कार के ब्रेक फेल करवाए थे और कैसे उसने उसे खाई में गिरते हुए देखा था। वह अब समझ चुका था कि उसका असली नाम आर्यन राठौर है, जो राठौर साम्राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी और सबसे शक्तिशाली सीईओ है। जब अर्जुन यानी आर्यन राठौर ने अपनी आंखें खोलीं, तो उनकी चमक पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उनमें वह मासूमियत नहीं थी जो मीरा ने देखी थी। उसकी आंखों में अब एक ऐसी ठंडी क्रूरता और अधिकार था जिसे देखकर लाला के पेशेवर अंगरक्षक भी अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। आर्यन धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, जैसे वह किसी गंदगी को अपने शरीर से अलग कर रहा हो। उसकी चाल और उसकी मुद्रा अब एक घायल शेर की तरह थी, जो शिकार के लिए पूरी तरह तैयार था। लाला ने फिर से चिल्लाकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार आर्यन ने उसकी आंखों में सीधे देखा और एक बहुत ही भारी आवाज में उसे चुप रहने को कहा। वह आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि लाला की जुबान जैसे तालू से चिपक गई और उसके हाथ से बंदूक लगभग छूटने ही वाली थी। आर्यन ने महसूस किया कि उसके शरीर की हर मांसपेशी अब उसके नियंत्रण में थी और वह युद्ध की कला को बखूबी जानता था। उसने मीरा की ओर देखा और उसे एक ऐसी सुरक्षात्मक नजर दी जिसने मीरा को थोड़ा शांत किया। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और लाला के सबसे करीबी गार्ड की कलाई इतनी तेजी से पकड़ी कि उसे अपनी बंदूक चलाने का मौका ही नहीं मिला। 1 सेकंड के भीतर वह गार्ड जमीन पर था और उसकी बंदूक आर्यन के हाथों में थी, जो उसे एक पेशेवर की तरह पकड़ रहा था। लाला और उसके बाकी आदमी यह देखकर दंग रह गए कि एक तथाकथित भिखारी इतनी फुर्ती और तकनीक का प्रदर्शन कैसे कर सकता है। आर्यन ने बंदूक की नली सीधे लाला की नाक पर टिका दी, जिससे लाला का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। आर्यन ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि उसे वे लोग पसंद नहीं हैं जो महिलाओं और बुजुर्गों को डराते हैं, और लाला ने आज अपनी मौत को खुद दावत दी है। उसने लाला के सभी गार्डों को अपनी बंदूकें नीचे रखने का आदेश दिया और उसके स्वर में वह हुकूमत थी जिसे कोई भी टालने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वे गार्ड जो सालों से सुरक्षा का काम कर रहे थे समझ गए कि उनके सामने कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक उच्च प्रशिक्षित योद्धा है। उन्होंने बिना किसी विरोध के अपने हथियार जमीन पर डाल दिए और पीछे हट गए। मीरा फटी आंखों से यह सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही अर्जुन है जिसे उसने महीनों तक खाना खिलाया और सहारा दिया। उसे लग रहा था जैसे उसके सामने कोई अजनबी खड़ा है जिसने अर्जुन का रूप धारण कर लिया हो, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही गरिमा थी। आर्यन ने लाला को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया और उससे पूछा
कि उसके पास कितना समय है अपनी जान बचाने के लिए। लाला अब गिड़गिड़ाने लगा था और माफी मांग रहा था, लेकिन आर्यन के दिल में अब कोई दया नहीं बची थी। आर्यन ने महसूस किया कि उसे अब न्यू दिल्ली वापस जाना होगा और अपने उस साम्राज्य को वापस पाना होगा जिसे गद्दारों ने हड़प लिया है। उसे अपनी मां और अपने उन वफादार कर्मचारियों की याद आई जो शायद उसे मरा हुआ समझकर शोक मना रहे होंगे या विक्रम के अत्याचार सह रहे होंगे। उसने लाला के फोन को छीन लिया और उसमें एक गुप्त नंबर डायल किया जो सीधे उसके निजी सुरक्षा प्रमुख के पास जाता था। फोन की घंटी बजते ही आर्यन के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता था कि अब खेल बदलने वाला है। दूसरी तरफ से जब उसके सुरक्षा प्रमुख खन्ना ने फोन उठाया तो आर्यन ने केवल इतना कहा कि बाघ वापस आ गया है, तैयारी शुरू करो। खन्ना की आवाज में जो हैरानी और खुशी थी वह आर्यन के लिए एक बहुत बड़ा संबल बन गई, क्योंकि उसे पता था कि अब वह अकेला नहीं है। उसने आदेश दिया कि 2 घंटे के भीतर बस्ती के बाहर उसकी गाड़ियों का काफिला मौजूद होना चाहिए और उसे पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लाला यह सब सुन रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह भिखारी किससे बात कर रहा है। आर्यन ने लाला को धक्का दिया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कभी इस बस्ती की ओर देखा तो वह उसे जिंदा दफन कर देगा। उसने मीरा के पिता के पास जाकर उनके हाथ जोड़े और उनसे माफी मांगी कि उनकी वजह से आज उन्हें यह सब सहना पड़ा। मीरा के पिता अभी भी सदमे में थे और उन्होंने केवल सिर हिलाकर अपनी सहमति दी, क्योंकि वे इस चमत्कारी बदलाव को समझ नहीं पा रहे थे। आर्यन ने मीरा को एक तरफ बुलाया और उससे कहा कि उसे अब जाना होगा, लेकिन वह जल्द ही वापस आएगा। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और पूछा कि क्या वह वास्तव में वही अर्जुन है जिसे वह जानती थी, या वह अब कोई और बन चुका है। आर्यन ने धीमे से उसका हाथ छुआ और कहा कि अर्जुन हमेशा उसका आभारी रहेगा, लेकिन अब दुनिया को आर्यन राठौर की जरूरत है। उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने मीरा को यह एहसास कराया कि उनका रिश्ता अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। आर्यन ने अपनी पुरानी यादों के साथ साथ अपने भविष्य के प्रतिशोध की योजना भी ये मन में तैयार कर ली थी। बस्ती के बाहर अब गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे थे, जो इस बात का संकेत थे कि आर्यन की सेना उसे लेने के लिए पहुंच चुकी थी। पूरी बस्ती के लोग बाहर निकल आए थे और वे काले सूट पहने हुए कमांडो को देखकर हैरान थे, जो केवल एक आदमी के लिए वहां आए थे। आर्यन ने अपनी पुरानी फटी हुई कमीज उतार दी और उसकी जगह एक कमांडो ने उसे एक आलीशान जैकेट पहनाई, जिससे उसकी पूरी शख्सियत बदल गई। वह अब एक बेघर आदमी नहीं, बल्कि दिल्ली का सबसे ताकतवर सीईओ नजर आ रहा था। जब आर्यन गाड़ियों के काफिले की ओर बढ़ने लगा तो उसने मुड़कर एक आखिरी बार मीरा की उस झोपड़ी को देखा, जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे सुकून भरे पल बिताए थे। उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी में फिर से वही शोर, राजनीति और खतरे वापस आने वाले हैं, लेकिन वह अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार था। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और अपनी कार के अंदर बैठ गया, जो किसी अभेद्य किले की तरह सुरक्षित थी। गाड़ियों का वह काफिला धूल उड़ाता हुआ शहर के मुख्य केंद्र की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे गाड़ियां न्यू दिल्ली की चमकती सड़कों पर दौड़ रही थीं, आर्यन के दिमाग में विक्रम खन्ना का चेहरा बार बार आ रहा था और उसके प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह विक्रम को सड़क पर ले आएगा और उसे उस हर दर्द का एहसास कराएगा जो उसने दूसरों को दिया है। वह जानता था कि विक्रम ने शायद उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा हड़प लिया होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली ताकत आर्यन के दिमाग में थी। आर्यन की वापसी की खबर अब धीरे धीरे सत्ता के गलियारों में फैलने लगी थी। शहर के एक बड़े होटल के स्वीट में आर्यन ने अपने वफादार साथियों के साथ एक गुप्त बैठक बुलाई और वहां की स्थिति का जायजा लेना शुरू किया। उसे पता चला कि विक्रम ने उसकी मृत्यु की फर्जी खबर फैलाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गुमराह किया है और अब वह चेयरमैन बनने के बहुत करीब है। आर्यन
काफी हैल की अभी कि विक्रम ने अपने वफादार साथियों के साथ ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा कि विक्रम का यह सपना कल सुबह की पहली किरण के साथ ही चकनाचूर हो जाएगा। उसने अपने वकीलों और सुरक्षा विशेषज्ञों को आवश्यक निर्देश दिए ताकि उसकी वापसी पूरी तरह से कानूनी और प्रभावी हो। आर्यन ने उस रात को अपनी मां को फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन उसने तय किया कि वह उन्हें सीधे मिलकर सरप्राइज देगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा इस समय सबसे महत्वपूर्ण थी। वह जानता था कि विक्रम जैसे ही उसकी वापसी के बारे में सुनेगा, वह और भी खतरनाक हो जाएगा और किसी भी हद तक जा सकता है। आर्यन ने अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू किया और अपनी उन फाइलों को एक्सेस किया जो उसने एन्क्रिप्शन के पीछे छिपाई थीं। उसके पास विक्रम के खिलाफ इतने सबूत थे कि उसे उम्र कैद की सजा आसानी से दिलवाई जा सकती थी। अगली सुबह का सूरज न्यू दिल्ली के लिए एक नया अध्याय लेकर आने वाला था, जहां आर्यन राठौर अपने साम्राज्य पर फिर से अपना हक जताने वाला था। उसने अपनी अलमारी से एक कीमती सूट निकाला और उसे पहनकर शीशे के सामने खड़ा हुआ, जहां उसने फिर से उस पुराने आर्यन को देखा जिसे दुनिया जानती थी। लेकिन इस आर्यन के भीतर अब एक नया गुण जुड़ गया था। वह थी गरीबों का दर्द और उस बस्ती की सच्चाई जिसने उसे नया जीवन दिया था। वह अब केवल एक सीईओ नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में उभरने के लिए तैयार था। नई दिल्ली के आसमान पर काले बादलों का डेरा जमा हुआ था और अचानक बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। बस्ती की कच्ची गलियां कीचड़ से भर गई थीं और हर तरफ अंधेरा छा गया था, जैसे प्रकृति खुद किसी भयानक घटना की गवाह बनने की तैयारी कर रही हो। मीरा के छोटे से घर के बाहर कुछ साये तेजी से मंडरा रहे थे, जिनके हाथों में चमकते हुए छुरे और देसी कट्टे थे। ये लाला के वही गुंडे थे जो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आधी रात को लौटे थे। लाला को पता था कि उस अजनबी ने उसके आदमियों को पीटा है, इसलिए उसने इस बार पेशेवर भाड़े के हथियारों को बुलाया था। इन हथियारों के लिए किसी की जान लेना सिर्फ एक धंधा था और उन्हें परवाह नहीं थी कि बारिश कितनी तेज है। वे धीरे धीरे मीरा की झोपड़ी को घेर रहे थे ताकि कोई भी बाहर न निकल सके और वे अपना काम चुपचाप खत्म कर दें। शेरा अपनी टूटी कलाई के बावजूद उनके साथ था। उसकी आंखों में उस अजनबी के प्रति नफरत की आग जल रही थी। झोपड़ी के अंदर आर्यन राठौर बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन उसकी इंद्रियां इस समय एक जंगली शिकारी की तरह सक्रिय हो चुकी थीं। उसे बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज के बीच उन भारी जूतों की आहट साफ सुनाई दे रही थी जो कीचड़ में दब रहे थे। उसे पता था कि दुश्मन की तादाद 10 से ज्यादा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर के बजाय एक अजीब सा सुकून था। उसने मीरा को इशारा किया कि वह अपने परिवार के साथ घर के पिछले हिस्से में छिप जाए और दरवाजा अंदर से बंद कर ले। आर्यन ने धीरे से एक लोहे की रॉड उठाई जो झोपड़ी के कोने में पड़ी थी और वह अंधेरे में विलीन हो गया। जैसे ही पहला हमलावर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, आर्यन ने बिजली की गति से उसके गले पर प्रहार किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। उसने हमलावर की बंदूक छीन ली और उसे एक पेशेवर की तरह लोड किया, जिससे उसे अपनी पुरानी ट्रेनिंग की याद आ गई। अब वह केवल एक घायल आदमी नहीं था, बल्कि वह अपनी पूरी लय में लौटा हुआ एक घातक योद्धा बन चुका था। बाहर बारिश और तेज हो गई थी, जिससे दृश्यता कम हो गई थी, जो आर्यन के लिए एक बहुत बड़ा फायदा साबित होने वाला था। वह साये की तरह एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी के पीछे घूम रहा था और दुश्मनों को एक एक करके निशाना बना रहा था। गुंडों को समझ नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है, क्योंकि आर्यन उनके बीच से ही निकल जाता और वे केवल चीखें सुन पाते थे। उसकी सटीकता और उसकी रफ्तार देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य मौत उनके बीच घूम रही हो। शेरा ने अपने आदमियों को चिल्लाकर आदेश दिया कि वे एक साथ हमला करें और चारों तरफ गोलियां चलाना शुरू कर दें ताकि वह छिप न सके। गोलियों की आवाज से पूरी बस्ती में दहशत फैल गई और लोग अपने बिस्तर के नीचे छिपकर
भगवान से अपनी जान की दुआ मांगने लगे। आर्यन ने एक पुराने ट्रक के पीछे से छलांग लगाई और हवा में ही 2 गुंडों के सिर पर सटीक वार किया, जिससे उनकी मौत तुरंत हो गई। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में वापस आ गया था। बारिश के पानी के साथ अब खून भी गलियों में बहने लगा था, जिससे माहौल और भी ज्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। आर्यन ने शेरा को एक बिजली के खंभे के पास खड़े देखा और उसने तय किया कि इस तमाशे का अंत अब यहीं पर होना चाहिए। उसने एक पत्थर फेंका, जिससे शेरा का ध्यान भटका और उसी पल वह उसके सामने प्रकट हो गया, जैसे कोई साक्षात काल खड़ा हो। शेरा की बंदूक उसके हाथ से गिर गई, क्योंकि वह आर्यन की आंखों में छिपी हुई मौत को देख पा रहा था। आर्यन ने शेरा का गला अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया, जबकि शेरा के पैर जमीन से ऊपर छटपटाने लगे। उसने शेरा के कान में बहुत ही ठंडे स्वर में कहा कि उसे कभी भी उस इंसान को चुनौती नहीं देनी चाहिए थी, जिसके वजूद के बारे में वह जानता ही नहीं। आर्यन ने उसे जमीन पर पटका और उसके दोनों पैरों की हड्डियों को इस तरह कुचला कि वह फिर कभी दोबारा चलने के लायक नहीं रह सका। बाकी बचे हुए गुंडे अपने साथियों का हश्र देखकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। जब मैदान साफ हो गया, आर्यन ने अपनी बंदूक नीचे कर ली और वह बारिश में भीगता हुआ वहीं खड़ा रहा, ताकि अपनी आत्मा की आग को ठंडा कर सके। उसे याद आया कि उसके साम्राज्य में भी ऐसे ही कई लाला हैं, जिन्हें उसे अभी ठिकाने लगाना है, और उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। उसने अपने फटे हुए कुर्ते को फाड़कर अपने हाथ के एक मामूली जख्म पर पट्टी बांधी और मीरा के घर की ओर वापस मुड़ा। मीरा ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि आर्यन का चेहरा खून और बारिश से लथपथ था। मीरा ने उसे अंदर आने के लिए कहा और वह कांपते हाथों से उसके लिए गर्म पानी और कपड़ा लेकर आई, ताकि वह खुद को साफ कर सके। आर्यन ने उससे कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वे लोग कभी वापस नहीं आएंगे और वह जल्द ही उन्हें यहां से ले जाएगा। मीरा की आंखों में सवाल थे, लेकिन आर्यन का बदला हुआ व्यक्तित्व उसे बोलने से रोक रहा था, क्योंकि वह पुराना अर्जुन नहीं रह गया था। उसने महसूस किया कि आर्यन अब किसी बहुत बड़े मिशन पर है, जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। अगले दिन की सुबह होते ही आर्यन ने बस्ती छोड़ दी और वह शहर के एक अज्ञात पते पर पहुंचा, जहां उसके वफादार अंगरक्षक खन्ना उसका इंतजार कर रहे थे। खन्ना ने अपने मालिक को इस हालत में देखकर अपनी आंखें भर लीं और उन्होंने तुरंत उन्हें एक सुरक्षित घर में पहुंचाया, जहां सभी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। आर्यन ने सबसे पहले एक गर्म स्नान किया और अपने लिए एक महंगा सूट मंगवाया, ताकि वह फिर से दुनिया के सामने अपनी पहचान जाहिर कर सके। उसकी वापसी की योजना अब कागजों पर पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। आर्यन ने अपने गुप्त बैंक खातों की जांच की और पाया कि उसकी करोड़ों की संपत्ति अब भी उन पासवर्ड्स के पीछे सुरक्षित है, जिन्हें केवल वह जानता था। उसने कुछ पुराने वफादार बोर्ड सदस्यों को फोन किया और उन्हें एक गुप्त स्थान पर मिलने के लिए कहा, ताकि वे विक्रम खन्ना के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकें। उन सभी ने आर्यन की आवाज पहचान ली और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बॉस मौत के मुंह से वापस लौट आया है। वे सभी विक्रम के तानाशाही रवैये से पहले ही परेशान थे और बदलाव चाहते थे। न्यू दिल्ली के व्यापारिक गलियारों में अब यह अफवाह फैलने लगी थी कि आर्यन राठौर जिंदा है और वह अपनी वापसी की तैयारी कर रहा है, जिससे विक्रम की रातों की नींद उड़ गई। विक्रम ने अपने सभी जासूसों को अलर्ट पर डाल दिया और आदेश दिया कि जो भी आर्यन के बारे में जानकारी लाएगा, उसे मालामाल कर दिया जाएगा। उसे पता था कि अगर आर्यन वापस आ गया तो उसका बनाया हुआ ताश का घर एक ही पल में बिखर जाएगा। उसने अपनी सुरक्षा दोगुनी कर दी और शहर के सबसे बड़े अपराधियों से हाथ मिला लिया। आर्यन ने अपनी योजनाओं को बहुत ही गुप्त रखा और उसने मीरा के परिवार को शहर के एक सुरक्षित अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दिया, जहां किसी का भी पहुंचना नामुमकिन था। उसने मीरा को समझाया कि वह अब कुछ दिनों के लिए उससे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसे अपने एक ही
दुश्मनों का सफाया करना है जो बहुत शक्तिशाली हैं। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर नो से अपनी सलामती का वादा लिया और आर्यन ने पहली बार अपनी आंखों में एक कोमल भाव आने दिया। उसे एहसास हुआ कि शक्ति के इस खेल में भी भावनाओं की अपनी एक जगह होती है। आर्यन ने अपनी कंपनी राठौर ग्रुप की शेयर होल्डिंग की फाइलें निकालीं और देखा कि कैसे विक्रम ने फर्जी कंपनियों के जरिए शेयरों को हड़प लिया था। उसने तय किया कि वह सीधा हमला करने के बजाय पहले विक्रम की आर्थिक रीढ़ को तोड़ेगा ताकि वह सीधा की फाइलें उसके बारे कहीं का न रहे और दुनिया उसे एक अपराधी के रूप में देखे। उसने अपने हैकर्स की टीम को आदेश दिया कि वे विक्रम के निजी सर्वरों में घुसपैठ करें और उसके भ्रष्टाचार के सभी कच्चे चिट्ठे सार्वजनिक कर दें। आर्यन का बदला अब केवल निजी नहीं बल्कि व्यवस्था की सफाई का हिस्सा बन गया था। शाम को आर्यन अपनी नई लग्जरी कार में बैठकर दिल्ली की सड़कों पर निकला और उसने उन सभी जगहों को देखा जहां उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उसे महसूस हुआ कि भले ही वह 6 महीने गायब रहा हो, लेकिन उसका प्रभाव अब भी शहर की हवाओं में महसूस किया जा सकता था। उसने अपनी मां की तस्वीर अपने वॉलेट से निकाली और उसे चूमते हुए कसम खाई कि वह जल्द ही उनके पास वापस लौटेगा और उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस दिलाएगा। उसका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था और वह हार मानने वाला नहीं था। आर्यन ने एक 5 स्टार होटल में एक कमरा बुक किया जहां एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और जहां विक्रम खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में आने वाला था। उसने तय किया कि वह दुनिया के सामने अपनी वापसी का ऐलान उसी मंच से करेगा जहां से विक्रम ने उसे मरा हुआ घोषित किया था। उसने एक काले रंग का चश्मा पहना और अपनी पहचान छिपाते हुए होटल के लॉबी में प्रवेश किया जहां हर तरफ सुरक्षाकर्मी तैनात थे। वह एक परछाई की तरह भीड़ में मिल गया और सही समय का इंतजार करने लगा। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर विक्रम खन्ना अपनी सफलता की गाथा सुना रहा था और लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे जैसे वह कोई मसीहा हो। आर्यन पीछे की सीटों पर बैठा हुआ बहुत ही शांति से विक्रम के हर झूठ को सुन रहा था और अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट कंट्रोल को सहला रहा था। उसे पता था कि कुछ ही पलों में स्क्रीन पर विक्रम का सच चलने वाला है जो उसे हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। आर्यन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो केवल एक विजेता के पास होती है। जैसे ही विक्रम ने अपना भाषण खत्म किया, अचानक हॉल की लाइटें बंद हो गईं और बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा जिसमें विक्रम अपने गुंडों के साथ आर्यन की हत्या की साजिश रच रहा था। हॉल में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए और विक्रम का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि यह फाइल कहां से आई। तभी आर्यन अपनी सीट से उठा और उसने अपनी पहचान से पर्दा हटाते हुए मंच की ओर कदम बढ़ाए जिससे वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी रह गईं। आर्यन की आवाज हॉल में गूंजी और उसने बहुत ही गरजते हुए स्वर में विक्रम को उसका नाम पुकारकर संबोधित किया जिससे विक्रम के हाथ से माइक गिर गया। लोग चिल्लाने लगे, आर्यन राठौर वापस आ गया है, और पूरे मीडिया के कैमरे अब आर्यन की ओर मुड़ चुके थे जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। विक्रम ने अपने गार्ड्स को इशारा किया लेकिन पुलिस पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और उन्होंने विक्रम को चारों तरफ से घेर लिया था। आर्यन ने मंच पर पहुंचकर विक्रम की आंखों में देखा और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। विक्रम को पुलिस घसीटते हुए बाहर ले गई और आर्यन ने माइक थामकर दुनिया को बताया कि राठौर ग्रुप का असली मालिक वापस लौट आया है और अब इंसाफ होगा। उसने अपनी स्पीच में मीरा और उस बस्ती का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया जिन्होंने उसे एक नई दृष्टि प्रदान की थी। पूरी दिल्ली में इस खबर ने भूकंप ला दिया और शेयर बाजार में राठौर ग्रुप के शेयर आसमान छूने लगे क्योंकि निवेशकों का भरोसा वापस आ गया था। आर्यन की जीत की शुरुआत अब एक नई सुबह के साथ होने वाली थी। उस रात आर्यन ने अपने आलीशान दफ्तर में बैठकर खिड़की से बाहर चमकती दिल्ली को देखा और उसे महसूस हुआ कि असली ताकत पद में नहीं बल्कि इंसान के चरित्र में होती है। उसने मीरा को फोन किया और उसे अपनी सफलता के बारे में बताया।
जिसे सुनकर मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे पता था कि उसका आर्यन अब सुरक्षित है और वह अब दुनिया को बदलने की राह पर निकल पड़ा है। आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा कि सच्चा राजा वही है जो अपनी जनता के लिए लड़े, और उसने चैन की नींद ली। नई दिल्ली के हृदय स्थल में स्थित राठौर ग्रुप का मुख्यालय आज एक अभेद्य किले की तरह प्रतीत हो रहा था, जहां सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा था। आर्यन राठौर एक गुप्त सुरक्षित घर में बैठकर बड़ी स्क्रीन पर शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को बहुत बारीकी से देख रहा था। जहां उसकी कंपनी के शेयर गिर रहे थे, उसे पता था कि विक्रम खन्ना ने बाजार में घबराहट पैदा करने के लिए जानबूझकर झूठी खबरें फैलाई थीं, ताकि वह कम कीमत पर नियंत्रण हासिल कर सके। आर्यन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, क्योंकि उसने पहले ही अपने गुप्त एजेंटों को बाजार में सक्रिय कर दिया था। आर्यन ने अपने वफादार कानूनी सलाहकार खन्ना साहब की ओर देखा और उनसे उन सभी बेनामी संपत्तियों की सूची मांगी जो विक्रम ने हड़प ली थी। खन्ना साहब ने बताया कि विक्रम ने मॉरिशस और पनामा में कई शेल कंपनियां बनाई थीं, जिनके माध्यम से वह कंपनी का पैसा बाहर भेज रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि यह केवल एक व्यापारिक युद्ध नहीं था, बल्कि एक व्यक्तिगत विश्वासघात था जिसने उसके पूरे परिवार के सम्मान को दांव पर लगा दिया था। उसने एक एक करके उन सभी खातों को फ्रीज करने की योजना बनाई, जिन्हें उसने खुद कभी बैकअप के लिए बनाया था। इसी बीच आर्यन ने मीरा के लिए एक विशेष सुरक्षा टीम तैनात की थी, जो 24 घंटे उसके नए अपार्टमेंट की निगरानी कर रही थी, ताकि कोई खतरा न हो। वह जानता था कि विक्रम जैसा कायर इंसान अपनी हार को करीब देखकर सबसे पहले उसके अपनों पर हमला करने की कोशिश करेगा, जो उसकी पुरानी फितरत थी। मीरा को इस सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि आर्यन उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखेगा। आर्यन ने अपने फोन पर मीरा की तस्वीर देखी और अपनी मुट्ठी को जोर से भींच लिया, क्योंकि उसका प्यार ही उसकी ताकत था। विक्रम खन्ना अपने आलीशान केबिन में बैठा शराब पी रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसे बार बार आर्यन के जिंदा होने की खबरें मिल रही थीं। उसने अपने सुरक्षा प्रमुख को आदेश दिया कि दिल्ली के हर कोने की तलाशी ली जाए और उस बस्ती वाले भिखारी का सिर उसके कदमों में लाया जाए। वह इस बात से अनजान था कि जिसे वह भिखारी समझ रहा था, वह उसके साम्राज्य की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। विक्रम की हताशा अब उसके फैसलों में साफ झलकने लगी थी, जो उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनने वाली थी। आर्यन ने शहर के सबसे बड़े डेटा सेंटर में सेंध लगाने का फैसला किया, जहां राठौर ग्रुप के सभी गोपनीय दस्तावेज और पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित था। उसने अपने साथ 2 बेहतरीन हैकर्स की टीम ली, जो अंधेरे का फायदा उठाकर इमारत की पिछली दीवार से अंदर दाखिल हुए और सर्वर रूम तक पहुंचे। वहां पहुंचकर आर्यन ने अपना व्यक्तिगत बायोमेट्रिक एक्सेस दिया, जो आज भी सिस्टम में सक्रिय था, क्योंकि उसे कभी हटाया नहीं गया था। सिस्टम के खुलते ही विक्रम के काले कारनामों की हजारों फाइलें उनके सामने एक एक करके खुलने लगीं, जो विनाशकारी थीं। इन फाइलों में न केवल वित्तीय धोखाधड़ी के सबूत थे, बल्कि उस दुर्घटना की पूरी योजना भी थी जिसमें आर्यन को मारने की कोशिश की गई थी। आर्यन ने देखा कि कैसे उसके कार के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ करने वाले मैकेनिक को विक्रम के निजी खाते से बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। उसके रोंगटे खड़े हो गए जब उसने पढ़ा कि विक्रम ने उसकी मां को भी धीरे धीरे जहर देने की कोशिश की थी, ताकि वह रास्ते से हट जाए। प्रतिशोध की यह आग अब आर्यन के भीतर एक ज्वालामुखी की तरह दहक रही थी, जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। अगली सुबह आर्यन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन उसने अपना नाम गुप्त रखा और केवल मेजर शेयरहोल्डर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बोर्ड के सदस्य हैरान थे कि यह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है जिसने पिछले 24 घंटों में कंपनी के 30% शेयर बाजार से चुपचाप खरीद लिए हैं। जब बैठक शुरू हुई तो आर्यन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
अपनी आवाज बदली हुई रखी ताकि विक्रम उसे तुरंत पहचान न सके और डर न जाए। उसने विक्रम से सीधे उन फंडों के बारे में सवाल किए जो बिना किसी मंजूरी के स्थानांतरित किए गए थे। विक्रम ने बहुत ही अहंकार के साथ जवाब दिया कि उसे किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह इस साम्राज्य का वर्तमान और भविष्य का सर्वेसर्वा है। आर्यन ने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर वे सभी फर्जी रसीदें और बैंक स्टेटमेंट चलने लगे जो उसने पिछली रात डेटा सेंटर से चुराए थे। हॉल में मौजूद सभी सदस्य फुसफुसाने लगे और विक्रम का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि यह जानकारी बाहर कैसे आई। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आवाज को सामान्य किया और अपनी असली पहचान को उजागर करने का इशारा दिया। जैसे ही आर्यन ने अपना कैमरा चालू किया, बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया और कई सदस्य अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को जीवित देखा था। विक्रम के हाथ से पानी का गिलास गिरकर टूट गया और वह हकलाने लगा कि यह कोई भ्रम है या कोई बहुत बड़ा धोखा जो उसके साथ हो रहा है। आर्यन ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि वह वापस आ गया है और अब हर उस सिक्के का हिसाब होगा जो बेईमानी से कमाया गया है। उसकी आंखों में वह तेज था जिसे देखकर बड़े बड़े अपराधी भी घुटने टेक देते थे, और विक्रम बेबस था। आर्यन ने सुरक्षा गार्डों को आदेश दिया कि वे विक्रम को तुरंत इस इमारत से बाहर निकाल दें, क्योंकि वह अब इस कंपनी का हिस्सा नहीं रह गया था और अपराधी था। पुलिस पहले से ही बाहर खड़ी थी, जिसे आर्यन ने सभी पुख्ता सबूतों के साथ पहले ही सूचित कर दिया था ताकि कानून अपना काम तुरंत कर सके। विक्रम चिल्ला रहा था और धमकियां दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब केवल एक कमजोर इंसान की चीख बनकर रह गई थी जो हार चुका था। आर्यन ने अपनी कुर्सी संभाली और खिड़की से बाहर चमकती दिल्ली को देखा, जो अब फिर से उसके चरणों में झुकी हुई। आर्यन की वापसी की खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई और मीडिया हाउसों के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई जो उसे देखना चाहते थे। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जहां उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसे खत्म करने की कोशिश की गई और कैसे एक गरीब लड़की ने उसकी जान बचाई। उसने सार्वजनिक रूप से मीरा और उसके परिवार का आभार व्यक्त किया और उन्हें अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जिसने दुनिया को चौंका दिया। आर्यन का यह मानवीय पक्ष देखकर लोगों का उसके प्रति सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया, जो एक नेता के लिए जरूरी था। उस शाम आर्यन मीरा से मिलने उसके नए घर पहुंचा, जहां वह अपनी बालकनी में खड़ी सूर्यास्त देख रही थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आर्यन ने उसके पास जाकर उसका हाथ थाम लिया और कहा कि अब सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं और वे एक नई और सुंदर शुरुआत करने वाले हैं। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि यह वही इंसान है जिसे उसने प्यार किया था, चाहे वह अमीर हो या बेहद गरीब। आर्यन ने उसे वादा किया कि वह कभी भी उस बस्ती के लोगों को नहीं भूलेगा और उनके कल्याण के लिए काम करेगा। आर्यन ने राठौर ग्रुप के माध्यम से मीरा फाउंडेशन की स्थापना की, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली एक बड़ी संस्था बनी। उसने बस्ती के उस इलाके को पूरी तरह से विकसित करने का प्रोजेक्ट शुरू किया, जहां उसने अपनी याददाश्त खोने के दौरान कठिन समय बिताया और संघर्ष किया था। लोग उसे अब केवल एक बिजनेस टाइकून नहीं, बल्कि एक मसीहा के रूप में देखने लगे थे, जिसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। आर्यन की यह जीत केवल धन की नहीं थी, बल्कि मानवता और सच्चाई की सबसे बड़ी जीत थी। हालांकि उसे पता था कि विक्रम के कुछ वफादार गुंडे अभी भी बाहर छुपे हुए हैं और वे किसी भी समय पलटवार करने की कोशिश कर सकते हैं, जो खतरनाक था। आर्यन ने अपनी सुरक्षा को और भी सख्त कर दिया और अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय रखा ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। उसने एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जिसका काम केवल उन अपराधियों को ढूंढना
और सलाखों के पीछे पहुंचाना था जो विक्रम के साथ जुड़े थे। वह अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी और मीरा की जिंदगी की बहुत फिक्र थी। एक रात जब आर्यन अपने दफ्तर में काम कर रहा था, उसे एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें लिखा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और असली खिलाड़ी पीछे बैठा है। आर्यन ने उस पत्र को बहुत गंभीरता से लिया और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया, ताकि भेजने वाले के बारे में सुराग मिल सके जो छिपा था। उसे शक था कि विक्रम के पीछे कोई और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट हो सकता है जो उसके साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। उसने अपनी रणनीति को और भी अधिक आक्रामक बनाने का फैसला किया, ताकि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। आर्यन ने न्यू दिल्ली के अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया और उसे पता चला कि खन्ना उपनाम वाला एक और व्यक्ति दुबई से यह सब नियंत्रित कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम का बड़ा भाई था, जो अपनी क्रूरता के लिए पूरे एशिया में कुख्यात था और जिसका साम्राज्य बहुत विशाल था। आर्यन समझ गया कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है और उसे एक बहुत बड़े चक्रव्यूह का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कई खतरनाक मोड़ आने वाले थे। उसने अपने पुराने दोस्तों और प्रभावशाली राजनीतिक संपर्कों को फोन करना शुरू किया, ताकि एक मजबूत मोर्चा बनाया जा सके। उसने मीरा को शहर से बाहर एक सुरक्षित फार्म हाउस में भेजने का फैसला किया, ताकि वह किसी भी संभावित हमले से बची रहे और उसे अपनी योजना पर ध्यान देने मिले। मीरा ने पहले तो जाने से मना कर दिया, लेकिन आर्यन की आंखों में गंभीरता देखकर वह समझ गई कि स्थिति बहुत नाजुक है और उसे उसका साथ देना होगा। आर्यन ने उसे विदा करते समय एक छोटा सा लॉकेट दिया, जिसमें एक गुप्त जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, ताकि वह हमेशा उसकी स्थिति जान सके। उनकी विदाई बहुत भावुक थी, लेकिन उन दोनों को पता था कि यह उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी कदम था। जैसे ही मीरा की गाड़ी वहां से निकली, आर्यन ने अपने कमांडो को आदेश दिया कि वे पूरी इमारत को लॉक कर दें और युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दें। उसने अपने निजी विमान को भी तैयार रहने को कहा, क्योंकि उसे जल्द ही एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती थी, जो गुप्त थी। आर्यन का मन अशांत था, लेकिन उसका इरादा फौलाद की तरह मजबूत था, क्योंकि वह अब किसी भी हाल में पीछे हटने वाला इंसान नहीं था। दिल्ली की रात अब एक और बड़े संघर्ष की गवाह बनने वाली थी, जिसमें केवल शक्तिशाली ही जीवित रहने वाला था। आर्यन ने अपनी मेज पर रखे हुए उस पुराने चाय के कप को देखा जो वह बस्ती में इस्तेमाल करता था, और उसे अपनी पूरी यात्रा एक पल में याद आ गई। उसने महसूस किया कि किस्मत ने उसे एक दूसरा मौका दिया है और वह इसे बेकार नहीं जाने देगा, बल्कि एक ऐसा इतिहास रचेगा जो युगों तक याद रहेगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने लैपटॉप पर उस अंतिम फाइल को खोला जिसमें दुश्मन की पूरी कमजोरी छिपी हुई थी और जिसे वह इस्तेमाल करने वाला था। आर्यन राठौर अब एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान था, जो न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। आर्यन राठौर आज अपने साम्राज्य की सबसे ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था, जहां से पूरी दिल्ली उसके पैरों के नीचे बिछी हुई दिखाई दे रही थी। हवा में एक कड़वाहट थी जो आने वाले खतरे का संकेत दे रही थी, क्योंकि समीर खन्ना अपने विदेशी लड़ाकों के साथ शहर में प्रवेश कर चुका था। आर्यन जानता था कि यह लड़ाई केवल बंदूकों से नहीं, बल्कि दिमाग और कूटनीति से जीती जाएगी। इसलिए उसने अपने वफादार कमांडो को हर कोने पर तैनात कर दिया था। उनकी नजरें किसी भी संदिग्ध हरकत को पहचानने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। समीर खन्ना एक पेशेवर अपराधी था, जिसने दुबई के काले बाजारों में अपनी ढाक जमाई थी, और वह अपने भाई की हार का बदला लेने के लिए बेताब था। उसने अपनी भारी बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला सीधे राठौर मुख्यालय की ओर मोड़ दिया, जिससे शहर की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस भी दखल देने से डर रही थी। समीर के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा था, जो किसी भी अभेद्य सुरक्षा को भेदने में सक्षम था, और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। वह आर्यन को पूरी तरह नष्ट करना चाहता था। आर्यन ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा कि दुश्मन की पहली लहर सुरक्षा के घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने एक विशेष एन्क्रिप्शन कोड टाइप किया, जिससे पूरे शहर के निजी सुरक्षा नेटवर्क का नियंत्रण उसके हाथ में आ गया और उसने समीर के सभी संचार माध्यमों को जाम कर दिया। अब समीर के गुंडे आपस में बात नहीं कर सकते थे और वे अंधेरे में तीर चलाने जैसे हालात में फंस गए थे। जो आर्यन की पहली बड़ी रणनीतिक जीत थी, उसने बहुत शांति से अगली चाल सोची। जैसे ही समीर ने इमारत के लॉबी में कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस चुका है, जहां हर तरफ से लेजर लाइटें उसकी ओर इशारा कर रही थीं। आर्यन की आवाज इंटरकॉम पर गूंजी, जिसमें एक ऐसा ठहराव और अधिकार था जिसने समीर के अहंकार को एक ही पल में चोट पहुंचाई और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आर्यन ने उसे चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह ऊपर आए और आमने सामने की लड़ाई लड़े, जहां कोई हथियार नहीं बल्कि केवल कौशल की परीक्षा होगी। समीर ने चुनौती स्वीकार कर ली। समीर अपने 4 सबसे घातक अंगरक्षकों के साथ लिफ्ट में सवार हुआ और 48वें माले की ओर बढ़ने लगा, जहां उसका सामना दिल्ली के असली राजा से होने वाला था। उसके दिमाग में केवल विनाश का विचार था और वह चाहता था कि आर्यन को तड़पता हुआ देखे ताकि उसके भाई का अपमान धोया जा सके। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही उसका सामना एक विशाल हॉल से हुआ, जहां रोशनी बहुत ही कम थी और केवल आर्यन की आंखों की चमक दिखाई दे रही थी। वह नजारा किसी डरावनी फिल्म के दृश्य जैसा था। आर्यन ने धीरे धीरे अंधेरे से बाहर कदम निकाला और उसकी देहष्टि एक प्राचीन योद्धा की तरह मजबूत और अडिग लग रही थी, जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता था। उसने समीर के अंगरक्षकों की ओर देखा और बहुत ही तुच्छ भाव से उन्हें वहां से चले जाने का इशारा किया, लेकिन वे अपनी बंदूकों के साथ आगे बढ़े। एक पल के भीतर आर्यन ने मार्शल आर्ट की उन तकनीकों का इस्तेमाल किया जो उसने अपनी याददाश्त खोने से पहले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से सीखी थीं। वह बहुत ही तेज था। हॉल के अंदर केवल हड्डियों के टूटने और कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, क्योंकि आर्यन ने बिना किसी हथियार के उन 4 लड़ाकों को कुछ ही मिनटों में धूल चटा दी। समीर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक बिजनेस सीईओ के पास इतनी घातक युद्ध कला कैसे हो सकती है, जो किसी कमांडो से भी बेहतर थी। उसने अपनी कमर से एक धारदार चाकू निकाला और आर्यन पर पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। आर्यन ने समीर की कलाई को इतनी जोर से दबाया कि चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और समीर दर्द के मारे अपने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर हो गया। आर्यन ने उसके कान के पास जाकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि असली ताकत पैसे या गुंडों में नहीं, बल्कि उस इंसान के संकल्प में होती है जिसने मौत को करीब से देखा हो। उसने समीर को याद दिलाया कि उसने उस परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी जिसने उसे नया जीवन दिया था। समीर ने हंसते हुए कहा कि वह मरकर भी आर्यन का पीछा नहीं छोड़ेगा और उसके लोग जल्द ही इस पूरी इमारत को बम से उड़ा देंगे ताकि कोई भी जीवित न बच सके। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और उसे अपनी घड़ी दिखाई, जिसमें समीर के सभी बमों के निष्क्रिय होने का संकेत मिल रहा था, क्योंकि आर्यन की टीम ने उन्हें पहले ही ढूंढ लिया था। समीर का चेहरा अब सफेद पड़ गया था, क्योंकि उसका अंतिम दांव भी पूरी तरह से विफल हो चुका था और वह हार गया था। तभी हॉल के बड़े दरवाजे खुले और पुलिस कमिश्नर अपनी पूरी फोर्स के साथ अंदर दाखिल हुए, जिनके पास समीर के अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की पूरी फाइल और वारंट मौजूद थे। आर्यन ने समीर को कानून के हवाले कर दिया, क्योंकि वह चाहता था कि उसे समाज के सामने उसकी असली औकात पता चले और वह जेल की सलाखों के पीछे सड़े। उसने समीर को घसीटते हुए ले जाते देखा और महसूस किया कि उसके जीवन का एक और काला अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। रात के सन्नाटे में आर्यन उस ऊंची छत पर वापस गया और उसने ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया, जो उसे उसकी पुरानी और नई जिंदगी के बीच के संतुलन का एहसास करा रही थी। उसे उस बस्ती के फटे हुए कपड़ों
और आज के इस कीमती सूट के बीच का संघर्ष याद आया जिसने उसे एक बेहतर इंसान और नेता बनाया था। उसने महसूस किया कि असली न्याय तभी होता है जब अपराधी को उसके कर्मों का फल उसकी आंखों के सामने मिले। वह बहुत सुकून महसूस कर रहा था। आर्यन ने अपने सचिव को फोन किया और निर्देश दिया कि कल सुबह की पहली किरण के साथ ही उन सभी पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए जिन्हें खन्ना भाइयों ने परेशान किया था। उसने यह भी आदेश दिया कि बस्ती के उस अस्पताल का निर्माण कार्य और तेज कर दिया जाए जिसे उसने मीरा के नाम पर शुरू किया था, ताकि वहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। उसकी योजनाएं अब केवल लाभ कमाने के लिए नहीं थीं, बल्कि वे समाज के हण को चुकाने का एक माध्यम बन चुकी थीं। अगली सुबह जब दिल्ली जागी तो अखबारों की सुर्खियां केवल आर्यन राठौर की वीरता और उसके न्यायपूर्ण फैसलों से भरी हुई थीं, जिससे उसकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे देश के राष्ट्रपति की ओर से एक विशेष सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान उस गरीब मां की दुआएं थीं जिसका बेटा अब पढ़ रहा था। उसने अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर मीरा का फोन आने का इंतजार किया, जो अब शहर वापस लौटने वाली थी। मीरा जब फार्म हाउस से वापस आई तो आर्यन खुद उसे लेने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचा और उसे देखकर उसके चेहरे पर वैसी ही चमक थी जैसी उस दिन थी जब वे पहली बार मिले थे। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और उसे गर्व महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति की उसने सेवा की थी वह आज हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। आर्यन ने उसे अपने साथ कार में बैठाया और वे सीधे उस बस्ती की ओर चल पड़े जहां से यह सब शुरू हुआ था। बस्ती के लोग अपने पुराने अर्जुन को फिर से अपने बीच देखकर बेहद खुश थे और उन्होंने उसका स्वागत फूलों और तालियों के साथ किया जैसे वह उनका अपना बेटा हो। आर्यन ने वहां के हर घर में जाकर लोगों का हालचाल पूछा और उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक वह जिंदा है कोई भी बाहुबली उन्हें फिर कभी परेशान नहीं कर पाएगा। उसने मीरा के पिता के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया, जो उसकी सादगी और उसकी महानता का सबसे बड़ा सबूत था। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी याददाश्त वापस आने के बाद भी उसका दिल अब भी उसी बस्ती में धड़कता है जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे सच्चे और ईमानदार पल बिताए थे। उसने तय किया कि वह हर महीने कुछ दिन वहां बिताएगा ताकि वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे और कभी भी सत्ता के अहंकार में न डूबे जो विनाशकारी होता है। मीरा उसके बगल में खड़ी थी और वह जानती थी कि आर्यन अब कभी भी उस रास्ते से नहीं भटकेगा जो उसने चुना है। शहर के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन ने आर्यन को अपना अध्यक्ष चुना और उसने अपने पहले ही भाषण में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया, जिसने पूरे उद्योग जगत को प्रेरित किया। उसने स्पष्ट कर दिया कि जो कोई भी भ्रष्टाचार या शोषण में शामिल होगा, राठौर ग्रुप उसके खिलाफ खड़ा होगा और उसे कानून की सजा दिलवाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। उसके शब्दों में वह ताकत थी जो केवल एक अनुभव सिद्ध और न्यायप्रिय व्यक्ति के पास ही हो सकती थी। राठौर ग्रुप का टर्नओवर अब दोगुना हो गया था, क्योंकि निवेशकों को पता था कि कंपनी का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो अडिग और सत्यवादी है। आर्यन ने नई तकनीकों और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश किया ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और स्वच्छ वातावरण तैयार किया जा सके, जो बहुत जरूरी था। उसका विजन अब केवल खुद के लिए नहीं था, बल्कि वह पूरे देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के बारे में सोच रहा था। एक शाम जब वह अपनी मां के साथ गार्डन में बैठा था, उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि उन्हें उस पर बहुत गर्व है, क्योंकि उसने अपने पिता के नाम को कलंकित नहीं होने दिया। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने इस पल के लिए बहुत लंबा और कठिन रास्ता तय किया था, जिसमें कई बार उसकी जान पर भी बनाई थी। उसने अपनी मां को गले लगाया और वादा किया कि वह हमेशा उनके संस्कारों पर चलेगा और कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा। आर्यन ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना निकाला और उस पर लिखा कि सच्ची शक्ति वह नहीं जो दूसरों को डराए,
बल्कि वह है जो दूसरों के आंसू पोंछने के काम आए और समाज को ऊपर उठाए। उसने अपनी कलम नीचे रख दी और खिड़की के बाहर देखा, जहां चांद की चांदनी पूरी दिल्ली को अपनी आगोश में लिए हुए थी और हर तरफ एक शांति और सुकून व्याप्त था। उसका मिशन अब पूरा हो चुका था और वह एक नई सुबह के लिए तैयार था। नई दिल्ली की सुबह आज पहले से कहीं अधिक उज्जवल और आशाजनक लग रही थी, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा व्यापारिक घराना एस्टरिस्क एस्टरिस्क राठौर ग्रुप एस्टरिस्क एस्टरिस्क अब पूरी तरह से अपने असली मालिक के हाथों में सुरक्षित था। आर्यन राठौर अपने विशाल कार्यालय की खिड़की के पास खड़ा था, जहां से यमुना नदी का शांत बहाव दिखाई दे रहा था, जो उसे उसके जीवन के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर की याद दिला रहा था। उसकी आंखों में अब वह पुरानी व्याकुलता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गहरा और अडिग सुकून था जो केवल अपनी खोई हुई पहचान और सम्मान वापस पाने के बाद ही किसी इंसान को महसूस होता है। बोर्ड रूम में अब गद्दारों की जगह उन ईमानदार और अनुभवी पेशेवरों ने ले ली थी, जिन्होंने आर्यन के कठिन समय में भी उसका साथ दिया था और कंपनी के सिद्धांतों पर अटूट विश्वास बनाए रखा था। आर्यन ने अपनी पहली आधिकारिक घोषणा में राठौर विजन 2030 का अनावरण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं था, बल्कि देश के वंचित और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना था। उसने स्पष्ट किया कि अब से कंपनी की सफलता का पैमाना केवल उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों और बदलावों से मापा जाएगा। विक्रम और समीर खन्ना अब तिहाड़ जेल की अंधेरी कोठरियों में अपनी करनी का फल भुगत रहे थे, जहां उनके पास पछतावे के सिवा और कोई सहारा नहीं बचा था, क्योंकि उनके अपराध बेनकाब हो चुके थे। आर्यन ने सुनिश्चित किया था कि उनके खिलाफ सभी सबूत इतने पुख्ता हों कि वे कानून की किसी भी बारीक छेद से बाहर न निकल सके और समाज को यह संदेश मिले कि अन्याय कभी नहीं जीतता। उसने उनके द्वारा हड़पी गई सभी संपत्तियों को जब्त करवाकर एक ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिया, जो अब उन परिवारों की सहायता के लिए उपयोग की जा रही थी जिन्हें उन्होंने पहले प्रताड़ित किया था। मीरा अब केवल एक साधारण लड़की नहीं रह गई थी, बल्कि वह मीरा चैरिटेबल फाउंडेशन की चेयरपर्सन के रूप में उभरी थी, जो अब शहर के हर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंचाने का कार्य कर रही थी। उसने अपनी सादगी और दयालुता को नहीं बदला था, लेकिन अब उसके पास उन सपनों को हकीकत में बदलने की अपार शक्ति और संसाधन थे जिन्हें उसने गरीबी के दिनों में संजोया था। आर्यन अक्सर उसके साथ उन पुरानी गलियों में जाता था जहां उसने अपनी याददाश्त खोने के बाद का समय बिताया था, और वह उन लोगों से मिलकर बहुत खुश होता था। बस्ती का वह इलाका जहां कभी गंदगी और निराशा का बोलबाला रहता था, अब एक मॉडल टाउनशिप में तब्दील हो चुका था, जहां पक्के मकान, साफ सड़कें और बच्चों के खेलने के लिए हरे भरे पार्क मौजूद थे। आर्यन ने उस जगह को अपनी जीत का स्मारक नहीं बनाया, बल्कि उसे उन लोगों की हिम्मत और सच्चाई का प्रतीक बनाया जिन्होंने उसे तब अपनाया था जब उसके पास अपना कोई नाम तक नहीं था। वहां के लोग अब आर्यन को एक राजा की तरह नहीं, बल्कि अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में देखते थे, और उनका प्यार ही उसकी असली संपत्ति बन गया था। एक विशेष समारोह में भारत के प्रधानमंत्री ने आर्यन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उद्यमी और समाज सुधारक के सम्मान से नवाजा, जहां आर्यन ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय उस निस्वार्थ प्रेम को दिया जो उसे मीरा से मिला था। उसने अपने भाषण में कहा कि जब तक हम अपने समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की सुरक्षा और उन्नति सुनिश्चित नहीं करते, तब तक हमारी व्यक्तिगत सफलता का कोई मोल नहीं है और यह अधूरा है। उसकी बातों ने वहां मौजूद हजारों प्रभावशाली लोगों के दिलों को गहराई से छुआ और उद्योग जगत में नैतिकता के एक नए युग की शुरुआत हुई जिसने सबको प्रेरित किया। आर्यन ने अपनी मां के नाम पर एक विशाल कैंसर अनुसंधान केंद्र की नींव रखी,
जिसका उद्देश्य दिल्ली के उन गरीब मरीजों को मुफ्त और उच्च स्तरीय चिकित्सा प्रदान करना था जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देते थे। उसने अपने पिता की पुरानी डायरी से वे शब्द निकाले जो उसे हमेशा प्रेरित करते थे कि असली पुरुषार्थ दूसरों को ऊपर उठाने में है, न कि उन्हें दबाने में। उसकी मां की आंखों में जो खुशी और गर्व के आंसू थे, उन्होंने आर्यन के वर्षों पुराने घावों को पूरी तरह से भर दिया और उसे एक पूर्णता का भाव प्रदान किया। शाम के समय आर्यन और मीरा अक्सर उसी यमुना किनारे बैठते थे जहां मीरा ने उसे मरणासन्न अवस्था में पाया था, और वे पुरानी यादों को ताजा करते हुए घंटों बातें किया करते थे। आर्यन ने महसूस किया कि उस दुर्घटना ने भले ही उसकी 6 महीने की यादें छीन ली थीं, लेकिन उसने उसे एक ऐसी दृष्टि और मानवता दी थी जो उसे एक आलीशान महल में रहते हुए कभी नहीं मिल सकती थी। उसने मीरा का हाथ अपने हाथों में लिया और उससे वादा किया कि वह हमेशा उस इंसान को जिंदा रखेगा जो उस बस्ती की कच्ची दीवारों के बीच अर्जुन बनकर रहा था। राठौर ग्रुप ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी ढाक जमा ली थी, लेकिन आर्यन ने अपनी कंपनी के मूल सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा और उसने हर सौदे में ईमानदारी और पारदर्शिता को सर्वोपरि रखा। उसने उन सभी वफादार कर्मचारियों को पदोन्नत किया जिन्होंने विक्रम के दबाव में आकर भी गलत काम करने से इनकार किया था, और कंपनी के भीतर एक ऐसा कार्य वातावरण तैयार किया जहां हर किसी का सम्मान था। उसके नेतृत्व में कंपनी ने न केवल रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी दुनिया भर में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो एक मिसाल बन गया। आर्यन ने एक दिन अपने पुराने फटे हुए कपड़े निकाले और उन्हें अपने ऑफिस के एक विशेष शीशे के फ्रेम में जड़ दिया, ताकि वह जब भी उन्हें देखे उसे अपनी उस यात्रा की याद आती रहे जो शून्य से शुरू हुई थी। वह जानता था कि विलासिता और सत्ता किसी भी इंसान को अंधा बना सकती हैं, इसलिए वह खुद को लगातार उस संघर्ष की याद दिलाता रहता था जिसने उसे मजबूत और विनम्र बनाया था। उसके लिए वे कपड़े अब किसी भी कीमती सूट से कहीं अधिक मूल्यवान थे, क्योंकि उनमें उसकी आत्मा का सच और उसके संघर्ष की पूरी कहानी गहराई से अंकित थी। शहर के अंडरवर्ल्ड और भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्यन की जंग अब एक कानूनी अभियान में बदल चुकी थी, जिसने दिल्ली की व्यवस्था को पूरी तरह से साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपराधियों के मन में खौफ पैदा किया। उसने एक विशेष खुफिया सेल का समर्थन किया जो केवल सफेदपोश अपराधियों और रिश्वतखोर अधिकारियों पर नजर रखती थी, ताकि भविष्य में कोई दूसरा विक्रम खन्ना किसी के साम्राज्य को हड़पने की हिम्मत न कर सके। उसकी इस पहल ने देश के युवाओं के मन में कानून के प्रति विश्वास को फिर से जगाया और उन्हें सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। मीरा ने एक अनाथालय की भी स्थापना की, जहां उन बच्चों को पनाह दी जाती थी जिनके माता पिता की मृत्यु अपराध या गरीबी के कारण हो गई थी, और वहां आर्यन खुद जाकर बच्चों के साथ खेलता था। उन मासूम चेहरों की मुस्कान में आर्यन को वह खुशी मिलती थी जिसे वह करोड़ों रुपए खर्च करके भी कभी नहीं खरीद सकता था, और उसे लगा कि उसके जीवन का असली उद्देश्य अब पूरा हो रहा है। वह बच्चों को अपनी वीरता की नहीं, बल्कि संघर्ष और दया की कहानियां सुनाता था, ताकि वे भविष्य के जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बन सके। एक रात जब दिल्ली की सड़कों पर मूसलाधार बारिश हो रही थी, आर्यन ने अपनी बालकनी से उन चमकती रोशनी को देखा और उसे उस रात की याद आई जब वह पहली बार उस बस्ती में पहुंचा था। उसे अब बारिश की बूंदों में खौफ नहीं, बल्कि एक ताजगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने अपने अतीत के सभी भूतों को शांति से विदा कर दिया था और वह अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त था। उसने अपनी खिड़की बंद की और मीरा के पास चला गया, जहां शांति और प्रेम का वातावरण था और हर तरफ केवल सुकून और नई उम्मीदों की महक बसी हुई थी। कहानी के इस मोड़ पर आर्यन राठौर अब केवल एक बिजनेस टाइकून नहीं रह गया था, बल्कि वह न्याय और अडिग विश्वास का एक वैश्विक प्रतीक बन चुका था, जिसकी मिसालें दूर दूर तक दी जाने लगी थीं। उसने साबित कर दिया था कि एक इंसान को उसके पद या धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र
और कठिन परिस्थितियों में उसकी प्रतिक्रिया से पहचाना जाना चाहिए, जो उसे महान बनाती है। उसने अपनी सफलता की पूरी गाथा को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक द राइज ऑफ द लायन था, और इसकी रॉयल्टी उसने शिक्षा के लिए समर्पित की। राठौर ग्रुप के मुख्यालय के बाहर अब एक विशाल प्रतिमा लगाई गई थी, जिसमें एक हाथ दूसरे गिरते हुए हाथ को थामे हुए था, जो सहयोग और सहानुभूति के उस संदेश को प्रसारित करती थी जिसे आर्यन ने जिया था। जब भी कोई नया कर्मचारी वहां आता, उसे सबसे पहले उस प्रतिमा के पास ले जाया जाता, ताकि वह कंपनी की आत्मा और संस्थापक के संघर्षपूर्ण सफर को गहराई से समझ सके। आर्यन चाहता था कि उसके बाद भी यह साम्राज्य केवल एक मशीन न बना रहे, बल्कि एक जीवित संस्था रहे जो हमेशा मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रहे। अंतिम अध्याय के अंत में आर्यन और मीरा ने एक सादे समारोह में विवाह किया, जिसमें वीआईपी मेहमानों के साथ साथ उस बस्ती के हर उस व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था जिसने आर्यन की जान बचाने में मदद की थी। वह दृश्य अद्भुत था, जहां समाज के सबसे अमीर और सबसे गरीब लोग एक ही मेज पर बैठकर खुशियां मना रहे थे, और उनके बीच कोई भेदभाव या ऊंच नीच की कोई दीवार नहीं थी। यह आर्यन के नए समाज का एक छोटा सा स्वरूप था, जिसे उसने अपने अथक परिश्रम और अटूट न्यायप्रियता से पूरी तरह से संभव और साकार कर दिखाया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्यन की विरासत केवल इमारतों और फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों के दिलों में सुरक्षित हो गई जिनके जीवन को उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर बनाया था। उसने अपने बेटे का नाम भी उस ड्राइवर के नाम पर रखा जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी आहुति दी थी, ताकि वह हमेशा उस वफादारी और बलिदान की कीमत को याद रखे जो अनमोल होती है। आर्यन राठौर की कहानी अब दिल्ली के गलियारों में एक किंवदंती बन चुकी थी, जो हर उस इंसान को हिम्मत देती थी जो आज संघर्ष कर रहा था। सूरज अब ढल चुका था और चांद की शीतल चांदनी पूरी दुनिया पर अपनी चादर फैला रही थी, जिससे हर तरफ एक दिव्य शांति का अनुभव हो रहा था। और आर्यन को अपनी यात्रा की पूर्णता का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि जीवन एक चक्र की तरह है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत का बीज बोता है, और जहां हर घाव हमें एक नया सबक सिखाने और अधिक मजबूत बनाने के लिए आता है। आर्यन राठौर अब पूरी तरह शांत था, क्योंकि उसने न केवल अपने दुश्मनों को हराया था, बल्कि अपनी आत्मा पर भी विजय प्राप्त की थी। न्यू दिल्ली की वह गगनचुंबी इमारत आज अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ी थी, जो केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं थी, बल्कि एक न्यायप्रिय इंसान के संकल्प और उसकी सच्चाई की सबसे बड़ी और अटूट गवाह थी। आर्यन ने अपनी डायरी का अंतिम पन्ना बंद किया और मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखा, जो खिड़की से बाहर चमकते हुए तारों को देख रही थी और एक सुखद भविष्य की कल्पना कर रही थी। उनकी यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो उस नए युग की शुरुआत है जहां प्रेम, न्याय और मानवता हमेशा जीवित रहेंगे। अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है, और प्रतिशोध के बाद हमेशा शांति का वास होता है। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है, जिसे आर्यन राठौर ने अपने जीवन के अनुभवों से पूरी तरह सिद्ध कर दिया था। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग केवल निर्माण के लिए किया और विनाश के उन बीजों को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका जो उसके साम्राज्य को खोखला कर रहे थे। अब वह एक राजा था, लेकिन एक ऐसा राजा जिसके मुकुट में रत्नों से ज्यादा उसके लोगों के अटूट प्रेम और विश्वास की चमक थी, जो उसे महान बनाती थी।